नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां राजधानी लखनऊ में गोमती नगर, विराम खंड, विनय खंड, गोमती नगर विस्तार आदि स्थानों पर आवासीय भूखंडों पर अवैध निर्माण कर धड़ल्ले से कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। मानकों के विपरीत बन रहे इस अवैध निर्माण पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लखनऊ के विशिष्ट श्रेणी क्षेत्र में विनय खंड ने मंशा साड़ी द्वारा आवासीय भूखंड में मानक के विपरीत एलडीए की मिलीभगत से अवैध निर्माण किया जा रहा है और इसी कड़ी में गोमती नगर, विशाल खंड, विराम खंड, सहारा प्लाजा के सामने बेसमेंट खोदकर बहुमंजिला अवैध निर्माण हो रहा है और सील बिल्डिंगों में भी यहां पर सील तोड़कर धड़ल्ले से काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब इन मामलों की शिकायत की जा रही है तो सीएम हेल्पलाइन में भी अधिकारी गलत विवरण लगाकर शिकायत के फर्जी निस्तारण दिखा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में शिकायतों के निस्तारण के लिए समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सचिव एवं अपर सचिव जैसे बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं और शिकायतों का निस्तारण करते हैं। लेकिन इनमें आज ऐसी भी तस्वीरें देखी गई जिनमें गोमती नगर विस्तार से लोग आए हुए हैं और स्थानीय नागरिक हैं जो कि लोग अवैध निर्माणों को लेकर शिकायत कर रहे हैं। शिकायत इसलिए कर रहे हैं चूंकि गोमती नगर विस्तार में चाहे वो मनोज पांडे चौराहा हो, गोमती नगर विस्तार हो, विराम खंड हो, विनीत खंड हो, विनय खंड हो, इन इलाकों में जो आवासीय भूखंड हैं उन भूखंडों पे कॉमर्शियल निर्माण किया जा रहा है। यानी कि शासनादेश की बिना हरी झंडी के कॉमर्शियल निर्माण हो रहे हैं और उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो स्थानीय अभियंता हैं या जोनल अधिकारी हैं उनके नाम आ रहे हैं, चूंकि उन्हीं के संरक्षण से इस प्रकार के एक मल्टी कॉम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि आवासीय भूखंड थे और मानक के विपरीत बनाए जा रहे हैं। यानी मानचित्र उसमें आवासीय स्वीकृत कराया गया, लेकिन जो निर्माण हो रहा है वो मानक के विपरीत हो रहा है, यानी कॉमर्शियल कराया जा रहा है। और वो निर्माण कॉमर्शियल करा के आखिरकार एक मोटी रकम लेके बड़े बड़े जो है शोरूम खोले जा रहे हैं, यानी किराए पे उठाया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के ढीले रवैये से जो लखनऊ का गोमती नगर एक पॉश इलाका है, जो एक अच्छी कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, अब वो एक बड़ा अवैध निर्माण के रूप में जाने लगा है। पिछले कुछ दिनों से लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो कुछ अधिकारी हैं, यानी बड़े अधिकारी हैं, वो लखनऊ के जो आपने कुछ दिन पहले देखा कि जो अकबर नगर है इनमें बुलडोजर की कार्रवाई में व्यस्त रहे, यानी कि जो एक बड़ी कार्रवाई देखी गई उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी व्यस्त रहे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक तरफ बड़ी कार्रवाई जो अकबर नगर है वहां तो जरूर देखी गई, लेकिन अब इन इलाकों में कब लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलता है ये तो अभी देखना बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील अवस्थी के साथ अभिषेक सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यूपी के कानपुर में जहां पर भू माफियाओं के कहर से एक युवक लगातार पुलिस प्रशासन की चौखट पर ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कानपुर के डीएम कार्यालय पहुंचकर पीड़ित दिलीप ने बताया कि थाना सेन पश्चिम पारा के ग्राम परसौली तुलसियापुर में उनकी जमीन है, जहां पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और अवैध रूप से यहां पर रूप में इंटरलॉकिंग सीमेंट और टाइल्स बनाने का जो कारखाना है बना रखा है और प्लांट खाली नहीं कर रहे हैं। वहीं जब पुलिस से शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए डीएम से शिकायत कर मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। सर, आज दिनांक 28 जून 2024 को मैं जिलाधिकारी कार्यालय पे मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र में ये अंकित है कि मेरी ज़मीन जो कि ग्राम परसौली तुलसियापुर में स्थित है, प्राइवेट प्लाट नंबर 5, 6, 7, 8, उस पर एक भू माफिया ने अवैध रूप से इंटरलॉकिंग सीमेंट का टाइल्स बनाने का कारखाना खोल रखा तथा एक आरओ प्लांट भी खोल रखा है और वो जो प्लांट है वो भी अवैध रूप है, ना ही उसका जीएसटी में कोई पंजीकृत है और वो खुले आम धड़ल्ले से उसकी बिक्री कर रहा है। तो मेरा शासन प्रशासन से मैं यहाँ पे अपने प्रार्थना पत्र दिया, मैंने गुहार लगाई है कि मेरी ज़मीन को इन अवैध भू माफियाओं से मुक्त कराया जाए तथा मेरे और मेरे परिवार की जान माल की सुरक्षा प्रदान की जाए। कौन लोग हैं, कितने भू माफियाओं का नाम है अंकित सिंह गौतम, प्रशांत कुमार गौतम, संतोष कुमार गौतम, सुधीर कुमार तथा सुधीर कुमार। थाना सेन पश्चिम पारा में भी एक प्रार्थना पत्र दिया था, अभी तक कोई उचित रूप से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। मुकदमा इसमें अभी कोई मुकदमा नहीं हुआ है। कितने दिन से तुम परेशान हो? सर, मैं लगभग एक वर्ष से अधिक हो गया मुझको। मैं बस यहीं से
थानापुर चौकी और आज यहाँ पे थक हार गया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो, तो मैं आज दिनांक 28 जून को जिलाधिकारी कार्यालय पे आया हूँ। कोई प्रशासन या पुलिस प्रशासन आपकी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा, क्या सर वो कोई गंभीरता से मेरी समस्या को नहीं ले रहे हैं और ना ही कोई उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उन भूमाफियाओं के खिलाफ। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे? तो कार्रवाई नहीं होगी तो सर मैं तो हताश हो गया हूँ सर। लगभग 1 साल से अधिक हो गया मुझको अपनी ज़मीन पे मैं जाता हूँ, अपनी ज़मीन पर मुझको जाने तक नहीं देते हैं, तथा मैं जब भी अपने किसी काम से बाहर जाता हूँ तो मुझको रास्ते में रोक के मुझको धमकाते हैं कि अगर तुमने कोई पुलिस में कोई मेरी शिकायत करी या कहीं गए कचहरी गए तो मैं तुम्हारे या तुम्हारे परिवार की हत्या कर दूँगा। मैं बहुत ही इस कृत्य से मैं बहुत ही डरा एवं सहमा सा हूँ। लगभग कितने की ज़मीन होगी? सर मेरी जो प्लॉट है उसका कुल क्षेत्रफल है 444.444 वर्ग। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने 39वें महाअधिवेशन मनाया। लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना 39वां महाअधिवेशन मनाया और अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुज्जर ने सरकार को भरोसा दिलाया और कहा कि 24 घंटे निर्बाध बिजली हम अभियंता देने की कोशिश करेंगे और अपने निलंबित साथियों के बहाली की मांग भी सरकार से की जाएगी, जिस पर मुख्य अतिथि अध्यक्ष यूपीसीएल डॉक्टर आशीष गोयल ने निलंबित अभियंताओं को ऊर्जा मंत्री से वार्ता कर जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया है। सुबह का सेशन में डॉक्टर आशीष कुमार गोयल साहब जो है चेयरमैन ऊर्जा निगमों के थे, वो आए थे। उन्होंने काफ़ी सकारात्मक अभियंताओं के लिए संदेश दिया है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतसंकल्प हैं। उन्होंने अपना संदेश में विद्युत अभियंताओं को निरवधिक विद्युत आपूर्ति देने के लिए मतलब उनकी प्रशंसा की है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि सभी प्रदेश के विद्युत अभियंता उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां हिंदू लड़की को लगातार परेशान किए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो वहीं मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की कोई भी गिरफ्तारी सामने नहीं आई, जिसके चलते आरोपियों ने संभल जिले में जाकर पीड़ित युवती को मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव में घर से अपहरण करने का प्रयास किया और इतना ही नहीं, अपहरण करने गए 3 आरोपियों ने मां बाप भाई पर गोली चलाई। इस हादसे में तीनों लोग घायल हो गए और साथ ही पीड़ित परिवार का कहना है कि 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस ने 2 समुदाय का मामला छुपाया। 24 घंटे बाद निकालकर नया सच सामने आया, जहां हिंदू परिवार पर जिहादियों द्वारा संभल से आकर जान से मारने को लेकर घातक हमला कर दिया गया और कार सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। तो वहीं पुलिस की कई टीम मामले की जांच में अब जुट गई और घटना को लेकर डीआईजी मुनिराज ने संज्ञान लिया और खुद जाकर मौके का निरीक्षण कर परिवार का हाल जाना। पीड़ित परिवार का आरोप है कि समय रहते कार्रवाई होती तो घटना नहीं घटती। दरअसल मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव की घटना ये पूरी जो है ये बताई जा रही है। उसमें फायरिंग हुई थी, हमें 3-3:15 बजे की बात है। तो उसमें मेरे भाई और मम्मी पापा तीनों को गोली लगी हुई है। वो आए, मुझे एक मतलब मेरी बहन है छोटी, पायल नाम है उसका, उसके चक्कर में उन्होंने मुझे उठा लिया, मुझे लेके जा रहे थे। वो जब उन्होंने मुझे देखा तो पूछने लगे मेरे सर पे गोली रख के कि पायल कहाँ है। मैंने बोला तुम कौन हो। फिर मैंने उन पर एक हाथ भी उठा दिया था, थप्पड़ मार दिया था मैंने उनके। फिर वो कह रहे पायल बताओ कहाँ। मेरे बच्चे तक पे उन्होंने गोली रख दी थी। फिर पापा भी उठ गए, सब मतलब सब जने उठ गए थे, मोहल्ले वाले भी उठ गए थे सब। फिर भाई ऊपर से आया उतर के, उसने जब चीखें सुनी तो भाई को यहाँ पर आके पकड़ लिया। फिर उन्होंने भाई पे गोली चला दी। भाई के बाद जब पापा गए बचाने के लिए, फिर पापा पे भी चला दी। मम्मी थी, मम्मी पे चला दी। मैं इधर की साइड से आ रही थी, फिर उन्होंने जब मुझमें गोली मारी, मैं पीछे कोई हो गई, फिर गेट में लग गई जाकर। एक उसका चेस्ट पर चर्रा लगी है और उसको पापा का भी दादा हत्या से उनका चोट है और उसकी माँ का भी एक चर्रा पड़ी है। ये सब सूचना अभी मैंने चेक किया हूँ और बाकी ये घटनाक्रम को पता चला है। यहाँ पे पहले से भी जो 2 समूह का, एक लड़के और लड़की के दोनों का पहले से लगातार चल रहा था, उसी में पुलिस ने भी कार्रवाई भी किया है। पहले मुकदमा लेकर उसका
संभल थाना में मुकदमा लिखी थी, उसकी बेजोई पुलिस स्टेशन में। वहां से पुलिस मुकदमा लेके जो मुलजिम का तलाश भी करा था संभल पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे मुला पांडे पुलिस में इस पे यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं था। फिर वहाँ का पुलिस भी पहले भी लगा था, उस परिवार का दबिश डाल रहा था और उसका परिवार जन यहाँ पे कोई नहीं था, मकान वगैरह सब ताला बंद पड़ी थी। तो चलिए अब बात यूपी के चंदौली की कर लेते हैं, जहां चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में एसपी नजर आया और साथ ही पैदल मार्च कर लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने पदभार ग्रहण करने के बाद गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता के बाद डीडीयू नगर में ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या को जाना, वहीं फोर्स के साथ डीडीयू नगर में पैदल भ्रमण किया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ चकिया मोड़ तिराहा, डीडीयू रेलवे स्टेशन, वीआईपी गेट से लेकर सब्जी मंडी तक पैदल नगर भ्रमण किया और इस दौरान लोगों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद को अपराध मुक्त करना है और जन समस्याओं का समय से निस्तारण करने का ही उनकी जो है वो पहली प्राथमिकता होगी। ये जनपद चंदौली काफी जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि बिहार में, और साथ में बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स भी लगते हैं इसमें। जो रोड का नेटवर्क है वो अभी पूरा समझ लिया गया है। जो हाईवेज हैं उस पे हम लोग जो हमारे बॉर्डर्स है उस पे चेक पोस्ट लगाते हैं, साथ ही साथ जो हमारे बीच बीच में जो चेक पॉइंट्स है और अधिक बढ़ा के हम लोग यही प्रयास करेंगे। जो पहले रिकवरीज होती आई हैं उसको लगातार और रिकवरीज करेंगे। अपराधियों को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनके गैंगस्टर लिखवा के 14 की कार्रवाई करके उनपे सख्ती से उनके खिलाफ काम किया जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड देखिए काफी पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस का एक हिस्सा बन चुके थे। उसमें एक हमारे कार्यालय स्तर से एक प्रभारी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे थाना अध्यक्षों की जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उनके माध्यम से भी हम लोग उनको एक समय देके जो स्कूल्स के टाइमिंग्स होते हैं, जो एक अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है और आफ्टरनून का टाइम होता है, उस टाइम ज्यादा है, हम लोग उनको एक्टिवेट करेंगे। एक रजिस्टर्स भी बनाए जाते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड्स के द्वारा। जो मनचले लड़के जो जगह जगह मिलते हैं बार बार, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। थाना बुला के उनको उनके पेरेंट्स को हिदायत दी जाती है, वो कार्रवाई भी की जाएगी। और शाम को जब महिलाएं बाजार में निकलती हैं या खरीदारी करने के लिए निकलती हैं, तब हम लोग एंटी रोमियो स्क्वाड्स को पेट्रोलिंग को अवश्य बढ़ाएंगे। यूपी के मुरादाबाद में नए डीएम ने अस्पताल में कमियां पाए जाने पर सीएमएस को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए और वहीं नए जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मुरादाबाद का चार्ज संभालने के उपरांत जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और सबसे पहले जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य विकास अधिकारी के साथ जो अधिकारी हैं उनके साथ स्वास्थ्य सेवाओं को परखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएमएस डॉक्टर संगीता गुप्ता को निर्देश दिए कि अस्पताल में जो कमियां मिली है उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि मरीजों का अच्छे ढंग से उपचार किया जाए। इसमें किसी प्रकार की अगर लापरवाही दिखती है तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला अस्पताल का आज हमने एक औचक निरीक्षण किया, एक सरकारी निरीक्षण आज के दिन में लिया है। ऐसा देखा जाए तो मैंने लोगों से बात किया तो ये निकल गया कि ये लोग का कोई ऐसा सफाई के लिए मैंने निर्देशित किया है और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सीलन इत्यादि आ रहा है, उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि उसको जल्दी हम लोग ठीक करा देंगे। बाकी संचालन अच्छा है, बहुत कोई विशेष बहुत बड़ी खामी अभी नहीं है। यूपी के बांदा में एंटी करप्शन पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने एमडीएम योजना में डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेट की पोस्ट पर तैनात भास्कर असवानी को यहां एंटी करप्शन टीम ने एक शिक्षक से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को बीएसए ऑफिस में गिरफ्तार कर देहात कोतवाली में ले जाकर मुकदमा दर्ज कराते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसी तरह फर्जी कार्रवाई कर शिक्षकों से धन उगाही कर मामले को रफा दफा कर रहा था। फिलहाल एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर आरोपी डीसी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में जो भी कार्रवाई है वो जारी है। हमसे जो है एक रसोईया अतिरिक्त थी तो उसका हमसे 20,000 रुपये कह रहे थे, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। हमको नोटिस भेजा 10,000 का दे दीजिए तो हो जाएगा। कितने समय से परेशान कर रहे थे? मैं तो 2 साल से परेशान, ये तो अभी 10 दिन की बात। अच्छा, 2 साल से परेशान है लगातार बेसिक ऑफिस से। हाँ। अभी मेरा जो है चयन वेतनमान रुका है, महंगाई रुकी है और बोनस रुका है। अच्छा। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इनको रिश्वत कितनी दी थी? इनको हमने 10,000 रुपये। एंटी करप्शन में आपने शिकायत कब की थी? हमने किया था 22 को हमें रिसीव कराया था और एडीसी को इस बेसिक कार्यालय में स्पष्टीकरण दिया था। 24 को
आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गंगा सागर, गंगा सागर। रिटायर्ड प्रधान अध्यापक। ये जो किस पद पर थे और क्या नाम है इनका? ये श्री भास्कर आसवानी है, MDM जिला समन्वय। यूपी के हरदोई में शाहजाबाद पुलिस स्वाट सर्विलांस और SOG टीम के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आपको बताते चले कि कई थाना क्षेत्र में कई चोरी और लूट की घटनाओं को अपनी साथियों के साथ अभियुक्त ने अंजाम दिया, तो वहीं शाहजाबाद पुलिस स्वाट सर्विलांस और SOG टीम के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के 2 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध शस्त्र कारतूस बरामद कर लिया और घायल अभियुक्त और पुलिस कर्मियों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ये शाहबाद क्षेत्र में कुछ दिनों पहले मिर्चा आंख में फेंक कर प्रयास किया गया था शराब के ठेकेदारों से छीनने का। इसी तरह पाली में एक घटना हुई थी, तो हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी, स्वाट टीम भी लगी थी और निरंतर कार्रवाई चल रही थी थाने की टीम से। इसी बीच कल आज जो है सुबह में चेकिंग चल रही थी, तो 3 लड़के संदिग्ध रूप से आते हुए दिखाई पड़े, तो रोका गया, तो जिसमें से एक पकड़ में आ गया और 2 भाग गए थे। तो इसने सारी बातों को बताया कि लोनार में चोरी की है मोटरसाइकिलें और पाली में भी घटना थी, यहाँ भी थी। तो इनके पास शस्त्र थे, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस ले गई थी तड़ेल गांव के ट्यूबवेल के पीछे में। तो जो वहाँ पर इसने तमंचा लोडेड रखा हुआ था और लेकर भागने लगा और पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया जिसमें घायल हुआ है और इसके पास से तमंचा और कारतूस खोखा सभी बरामद हुए। मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जो लोनार से चोरी हुई थी और पुलिस के 2 जवान भी गिरने पड़ने से घायल हुए। के हरदोई में मिला शव के पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर से जेवर लूटने वाले 2 स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। आपको जानकारी देते चले कि महिला शव से सोने चांदी के जेवर उतारने के बाद पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी उनके परिजनों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी देते नजर आए। बीते दिनों हरदोई में तैनात एक महिला कांस्टेबल की सिस्टर के द्वारा आत्महत्या के बाद उसके पोस्टमार्टम के दौरान जेवरात लूटने के मामले का खुलासा हुआ, तो वही शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। विगत दिनों सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके द्वारा 100 से ज्वेलरी निकाल कर बेचने का मामला प्रकाश में आया था। उपरोक्त मामलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। उसमें प्रथम दृष्टया विधिक कार्रवाई का मामला पाया गया, जिसमें आज डॉक्टर पंकज मिश्रा द्वारा तहरीर दी गई। उसमें 2 लोगों विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार में ऐतिहासिक भोजशाला में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक सर्वे का कार्य 98वां जो दिन है वो भी पूरा हो चुका है। याचिकाकर्ता भोजशाला मुक्ति यज्ञ गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्षकार ने सर्वे के आखिरी दिन मीडिया से चर्चा की और बताया कि पिछले 22 मार्च से चल रहे सर्वे का आज अंतिम दिन था। इस दौरान क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हाईकोर्ट के आदेश से पिछली 22 मार्च से सर्वे प्रारंभ हुआ था। आज 98वां दिन था। आज 7 अधिकारी और 36 लेबर ने आज कार्य प्रारंभ किया। गर्भगृह में तो आज जो पिछले दिनों में जो प्रतिमाएं अवशेष प्राप्त हुए थे उनकी फोटोग्राफी और लिस्टिंग काम चला, और जो भोजशाला के उत्तरी दिशा में उत्तरी पूर्वी भाग में जहाँ उत्खनन का काम चल रहा था, आज वहाँ दिन भर काम चला है, जिसमें 7 अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिसमें कल जिस प्रकार एक माँ की गर्दन की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, गर्दन, आज भी वहाँ से एक इस प्रकार का एक स्वरूप प्राप्त हुआ, और 6 अन्य अवशेष जो पिलर के रूप में, खंबे के रूप में प्राप्त हुए। कल शाम को जो एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी 4 इंच की, जैसे 4 दिन पहले एक विष्णु भगवान की प्राप्त हुई थी, कल एक ब्रह्मा जी की प्राप्त हुई थी जो कल शायद लिस्टिंग में रह गई थी, जो आज हमको जानकारी लगी है। तो वही 4 इंच की जो विष्णु भगवान की और 4 इंच की ब्रह्मा जी की प्राप्त हुई, जो आज सर्वे टीम ने उसको सुरक्षित किया है। साथ ही भुवन सर ने जो इस टीम के आज कैप्टन है, मतलब मुख्य थे, उन्होंने आज पूरी टीम को इकट्ठा करके सबको बताया है कि जो हाईकोर्ट के आदेश से जो हमारा सर्वे चल रहा था, आज वो सर्वे हमारा पूर्ण हुआ है। आज तक का जो भी हमारा कार्य हुआ है। कर्नाटक के चिक्कोडी में छात्रों के शैक्षणिक कार्य के अनुसार बस के पास वितरित करने और बसों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए संभागीय नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से कर्नाटक सरकार को एक याचिका सौंपी। एबीवीपी
जिला संचालक ने कहा कि कर्नाटक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। गरीब छात्रों के लिए हर दिन सैकड़ों रुपये खर्च करके स्कूलों और कॉलेजों में अपना मुश्किल आना होता है यहाँ पर, और ऐसे में बस के पास वितरित करने और बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर ब्लॉक अंतर्गत माली डी गांव में आदिवासी गोचर जमीन पर जनरल लोगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत लेकर गांव के सैकड़ों महिला और पुरुष ने आज स्थानीय तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा और एक कॉपी स्थानीय पुलिस को और प्रशासन को दे दी। आपको ये भी जानकारी देते चले कि सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर तहसीलदार कार्यालय जाकर तहसीलदार के हाथों एक शिकायत पत्र सौंपी। वही शिकायत की कॉपी स्थानीय थानेदार को भी दी गई है। आदिवासी जमीन का ऊपर में गैर आदिवासी जबरदखल करने के लिए वहाँ घर बनाने की फाउंडेशन जमीन वो गौचर है और पतरा जंगल है, उसमें 2 प्लाट को वो जबरदखल कर रहा है। गौचर को दखल कर रहा है वो है सतीश नंदो, और पतरा जंगल में अधिकार जो जमा रहा है जबरदस्ती वो है संजीव नंदो। तहसीलदार ने बोला कि आदिवासी का ज़मीन में गैर आदिवासी अधिकार ले नहीं सकेगा, अगर ज़बरदस्ती अगर उसमें अधिकार लेगा तो उसको सजा भोगना पड़ेगा बोल के। तहसील ऑफिस में इसलिए आई हूँ, जमीन आदिवासी का जमीन को वो अन आदिवासी ले रहा है तो उसकी जबीत के लिए हम आए हैं। अभी तहसीलदार को कंप्लेन करने आए थे, हाँ दे दिए। तहसीलदार बोला कि वो गैर आदिवासी उन लोग को आदिवासी के ज़मीन को नहीं ले सकता है बोल के बोला। हाँ, जगह में फाउंडेशन शुरू कर रहा है। 3 बार उसको मना किए थे, तब उन लोग नहीं मना तो हम कल गए थे मना करने, तो उधर थोड़ा ठेला उला खराब भाषा में बोल दिया और थाना बाबू बोला कि तहसील ऑफिस जाइए, वहाँ से फिर बात करके आइए और यहाँ बात करेंगे और केस को आगे बढ़ाएंगे बोल के बोले। आज का मैटर है हम लोग का गांव मालीडी रेखनो विलेज में जो गोचर जगह है वो हम लोग का पट्टा में लग के है, तो उसमें हम लोग का भी अधिकार है। तो हम इसलिए आए हैं कि वो जगह में आदिवासी हम लोग का पंचायत के ही जो नानकिया विलेज का उसको कब्जा कर रहे हैं, तो हम लोग का अधिकार नहीं देने से आए हैं। हम लोग का अधिकार में होना। तहसीलदार महोदय बोले हम लोग को कि ठीक है, आदिवासी आए हैं तो वो आदिवासी का जगह कभी भी ले नहीं सकेगा, तो उसको हम साथ ही साथ थाना वाला को भेजेंगे और आरआई को भेजेंगे और उसका काम को बंद करवाएंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के देहात थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक 5 वर्षीय बालिका घर से लापता हो गई। बालिका का शव दोपहर के समय तलिया में मिलने से समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये भी बताया गया है कि एक पहाड़ के पीछे तलैया में एक 5 वर्षीय बालिका का शव मिला, जिसके माथे पर चोट के निशान हैं और डिब्बा में सोन पापड़ी और टॉफी नमकीन भी मिला। सूचना के बाद देहात थाना पुलिस ने जांच पड़ताल की। मामला संदिग्ध होने पर एसपी रोहित काशवानी भी मौके पर पहुंचे और पंचनामा कार्रवाई के बाद बालिका का शव जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जांच के बाद घटना के स्पष्ट होने की जानकारी दी। टीकमगढ़ एसपी और एसडीओपीओ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मृतक के परिजनों को कार्रवाई कर न्याय दिलाने की बात कही है। थाना देहात के आलमपुरा गांव में तालाब में एक बच्ची का शव मिला है। इसमें पुलिस ने प्रारंभिक योजना प्रारंभ कर दी है। उसमें बच्ची के सर पर चोट थी और प्रथम दृष्टया यह मर्डर का केस प्रतीत होता है। धारा 302 में पुलिस ने अपराध भी पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए एसडीओपी टीकमगढ़ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो पूरी जांच कर रही है और शीघ्र ही पुलिस इस मामले में किसी तथ्य पर पहुंचेगी कि फाइनल क्या हुआ है और उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। सर, कुछ संदेही या किस आधार पर सर कोई सामने आया है? इसमें अभी विवेचना जारी है और जैसे ही पुलिस किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।